जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 103 भारत का इतिहास द्वितीय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम पूछे गए थे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आपका जो पार्ट 2 आएगा उसको हम इसी के आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पार्ट 2 को भी कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो है पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, दूसरे अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ सकते हैं। अब आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है BHIC 103। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश देखिए दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर जो है क्लिक करके बाय नाउ पर क्लिक करके उसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज में आए परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। यानी कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल की अर्थव्यवस्था में और समाज में क्या परिवर्तन आए उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी देखेंगे। तो गुप्त काल लगभग जो है 320 से 550 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद का काल जिसे उत्तर गुप्त काल कहा जाता है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक संक्रमण काल था। इन दोनों कालों में समाज और अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हुआ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। क्या हुआ? तो कृषि का विकास हुआ। गुप्त काल में कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। भूमि भूमि उपजाऊ थी और जो है सिंचाई के साधनों में सुधार हुआ। किसानों को कृषि कार्य के लिए पशु बीज और औजार मिलते थे। भूमि पर प्रमुख आय का स्रोत था। गुप्त शासकों ने सिंचाई के लिए तालाब नहरें आदि बनवाए जिससे उत्पादन बढ़ा। यानी कि वहां पर भूमि कर जो था वो प्रमुख आय का स्रोत था जो है राजा का। और गुप्त शासकों ने क्या किया, तालाब नहरें आदि बनवाए जिससे उत्पादन जो है खेती का बढ़ सके। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य। गुप्त काल में आंतरिक और बाहरी व्यापार खूब फला फूला। रेशम, मसाले, हाथी दांत और धातुएं वस्तुएं विदेशों में निर्यात होती थी। समुद्री और जलमार्गों से व्यापार होता था। लेकिन उत्तर गुप्त काल में विदेशी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण व्यापार में गिरावट आई थी। इसके बाद उद्योग और हस्तशिल्प। तो गुप्त काल में लोहा, तांबा, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि के उद्योग विकसित थे। विभिन्न शहर उद्योग केंद्र बने। उत्तर गुप्त काल में राजनीतिक अस्थिरता और छोटे राज्यों के उदय के कारण उद्योगों में जो है गिरावट भी आई थी। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था। तो गुप्त शासकों ने सुनहरी मुद्राएं चलाई जिनसे व्यापार को बढ़ावा मिला। लेकिन उत्तर गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा का चलन घट गया। तांबे और कांसे की मुद्राओं का प्रयोग बढ़ा जो आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है। इसके देखते समाज में क्या क्या परिवर्तन आए थे। सबसे पहला था वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था। वहां पर गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी और शूद्रों को नीचे माना जाता था। जातियां जन्म आधारित हो गई थी। उत्तर गुप्त काल में व्यवस्था और भी जटिल हो गई थी। इसके बाद धर्म और संस्कृति। गुप्त काल में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत बड़ा। विष्णु शिव शक्ति की पूजा प्रचलित हुई। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म भी मौजूद थे। उत्तर गुप्त काल में तंत्रवाद, भक्ति आंदोलन और लोक धर्मों का उदय हुआ। इसके बाद शिक्षा और साहित्य। तो गुप्त काल में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वान इसी काल में हुए। उत्तर गुप्त काल में शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई लेकिन क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास अच्छे से हुआ था। इसके बाद स्त्रियों की स्थिति। तो गुप्त काल में स्त्रियां धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं परंतु धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती गई। उत्तर गुप्त काल में पर्दा और प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का जो वहां पर प्रचलन बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया। क्या प्रश्न था हमारा, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में जो है
अर्थव्यवस्था और समाज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले थे। तो ये सभी परिवर्तन देखने को मिले। कृषि का विकास हुआ, व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई, उद्योग और हस्तशिल्प में भी गिरावट आई। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, हर्ष की राजनीतिक उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। यानी कि राजा हर्षवर्धन थे, उन्हीं को हर्ष कहा जाता है। तो हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहे थे। प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक थे। वे वर्धन वंश के संस्थापक थे और थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्ष ने अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पराक्रम से एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर भारत को एक बार फिर से एक राजनीतिक इकाई में संगठित किया। उनकी राजनीतिक उपलब्धियां भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले कि राजनीतिक एकता की स्थापना की। तो हर्षवर्धन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करना। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष ने मात्र 16 वर्ष की आयु में शासन संभाला। उन्होंने बहुत जल्दी अपने शत्रुओं को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद दक्षिण भारत की ओर अभियान। तो हर्ष ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद दक्षिण भारत की ओर अभियान चलाया। उन्होंने नर्मदा नदी पार करके चालुक्य राजा पुलकेशिन तृतीय से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में हर्ष को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह एकमात्र युद्ध था जिसमें हर्ष की पराजय हुई, पर इससे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत हानि नहीं हुई, क्योंकि वो उत्तर भारत में अभी भी शक्तिशाली शासक बने रहे हैं। इसके बाद है कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। तो हर्ष एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाए। चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की। वह हर्ष के दरबार में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुआ और उसके द्वारा दी गई जानकारी ने हर्ष के शासन की महत्ता का पता चलता है। हर्ष ने बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया और विदेशी मेहमानों का सम्मान किया। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था। तो हर्ष ने एक सुरक्षित और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने केंद्र और प्रांतों में शासन के लिए योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया। कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया, जनता से उचित कर लिया जाता था और किसानों के हितों में रक्षा की जाती थी। इसके बाद धर्म और संस्कृति को बढ़ावा। हालांकि यह सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं, लेकिन हर्ष ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर साम्राज्य में शांति बनाए रखी, जो एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा सकती है। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही ब्राह्मणों और हिंदुओं का भी संरक्षण किया था। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और अपना फाइनल आंसर समाप्त करेंगे। तो हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां उल्लेखनीय है, जो हमने ऊपर देख ली है। उन्होंने उत्तर भारत को एकजुट किया, विदेशी संबंध भी अच्छे बनाए और वो जो है एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने कुशल प्रशासन भी किया और समाज में शांति स्थापित की। यद्यपि वे दक्षिण भारत को अपनी अधीन नहीं कर सके, फिर भी उनका शासन एक गौरवशाली युग माना जाता है। हर्ष का युग भारत के इतिहास में एक स्थिरता, शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का जो है प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया है और आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हम इसकी पीडीएफ है ना जो वहां पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा है, सातवाहन कौन थे? सातवाहनों के संदर्भ में दक्कन में प्रारंभिक राज्य गठन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सातवाहन कौन थे और सातवाहनों के संदर्भ में जो है दक्कन में प्रारंभिक राज्य गठन की व्याख्या कीजिए। तो सातवाहन प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पर पहली शताब्दी है, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत यानी कि विशेषकर दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। इन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मूल आंध्र प्रदेश क्षेत्र से माना जाता है। सातवाहनों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में एक संगठित और शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। तो सातवाहन कौन थे? प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने लगभग 1 शताब्दी से लेकर 3 शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत में विशेषकर दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन्हें जो है आंध्र वंश भी कहा जाता है, क्योंकि मूल जो है आंध्र प्रदेश से इनको माना जाता है। सातवाहनों ने क्या किया? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में एक संगठित और शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। इसके बाद देखते हैं सातवाहन कौन थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने मौर्यों के बाद धीरे धीरे सत्ता प्राप्त की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र
सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी थे। सातवाहनों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, परंतु वे बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे। उन्होंने अनेक बौद्ध विहारों, स्तूपों और गुफाओं का निर्माण करवाया, जो आज भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो है देखे जा सकते हैं। तो दक्कन में प्रारंभिक राज्य की गठन की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन और राजनीतिक रिक्तता। मौर्य साम्राज्य के पतन लगभग 185 ईस्वी पूर्व के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में कोई मजबूत सत्ता नहीं थी। इस राजनीतिक शून्यता से सातवाहनों ने एक संगठित शक्ति के रूप में उभरकर दक्कन में अपना जो है राज्य स्थापित किया। इसके बाद क्षेत्रीय एकता की स्थापना। तो सातवाहनों ने दक्कन की विभिन्न जनजातीय छोटे और राज्यों के एकत्रित करके बड़े राज्य की नींव रखी। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को एक सत्ता के अंतर्गत लाया। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था। तो सातवाहनों ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया। राज्य को प्रांतों में बांटा गया और प्रत्येक प्रांत में एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। भूमि कर, व्यापार कर और अन्य करों से राजस्व एकत्र किया जाता था। उन्होंने अपनी मुद्राएं भी चलवाई, जिनमें प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण। तो सातवाहनों ने सामाजिक स्तर पर ब्राह्मणों को विशेष स्थान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की भूमि दान की और जो है वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया। साथ ही बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया। उन्होंने बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया, जैसे अजंता, नासिक और कन्हेरी की गुफाएं। इसके बाद व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो सातवाहन काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार खूब फला फूला। रोमन साम्राज्य से सातवाहनों के व्यापारिक संबंध थे। वे मसाले, रत्न, कपड़ा आदि निर्यात करते थे और बदले में सोने चांदी की मुद्राएं प्राप्त करते थे। उन्होंने समुद्री और स्थल मार्गों का विकास भी किया था। इसके बाद कला और संस्कृति का विकास। तो सातवाहनों ने स्थापत्य कला यानी कि चित्रकला, मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया। अजंता की चित्रकारी और जो है अमरावती की मूर्ति कला सातवाहन काल की अद्भुत कृतियां हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर है, सातवाहन न केवल दक्कन के पहले महत्वपूर्ण शासक थे, बल्कि उन्होंने मौर्य काल के बाद जो है दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक समृद्धि और व्यापारिक विकास की नींव रखी। उन्होंने दक्कन क्षेत्र में संगठित कर एक सशक्त राज्य का गठन किया, जिसने भविष्य में दक्षिण भारत के अन्य राजवंशों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके शासन को दक्कन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आपको तीनों प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। यानी कि पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन की प्रकृति पर आपको चर्चा करनी है। तो पूर्व मध्यकालीन काल लगभग 8वीं से 13वीं शताब्दी दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। इस काल में चोल, पांड्य, चेर और चालुक्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। इन राजाओं ने न केवल प्रशासन और युद्ध के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि शिल्प कला और उत्पादन को भी बढ़ावा दिया। इस काल में शिल्प उत्पादन एक संगठित, पेशेवर और सामाजिक आर्थिक गतिविधि बन गया था। यानी कि पूर्व मध्यकालीन में जो राजा थे ना, वो युद्ध क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल के साथ साथ क्या थे, वो लोग जो है शिल्प कला और उत्पादन को भी बढ़ावा देते थे। इस काल में क्या हुआ? शिल्प उत्पादन जो है ना एक संगठित, पेशेवर और सामाजिक आर्थिक गतिविधि बन चुका था। इसके बाद इस शिल्प उत्पादन का सामाजिक सुधार। तो इस काल में शिल्प निर्माण कार्य विशेष जातियों और पेशों से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता था। हर शिल्पकार समूह एक अलग जाति या उपजाति संबंधित होता, जैसे बुनकर, जुल्हा, लोहा, कुम्हार, सुनार, बड़ी, मूर्तिकार। तो यहाँ पर देखिए, शिल्प का निर्माण होता था वो एक विशेष जाति के लोग करते थे। सभी लोग शिल्प का निर्माण नहीं करते थे। ये लोग परंपरागत रूप से अपने शिल्प कार्य में कुशल थे और अपने अपने कार्यों में पीढ़ियों से लगे रहते थे। इसके बाद शिल्प उत्पादन के प्रकार। तो पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के शिल्प कार्य होते हैं, जैसे कपड़ा निर्माण, धातु कार्य, काष्ठ कला मतलब लकड़ी का कार्य, मिट्टी और बर्तन की वस्तुएं, आभूषण निर्माण। ये सब क्या है? ये सब जो है आपका शिल्प उत्पादन के प्रकार हैं। तो इसी तरह के जो है आपके यहाँ पर जो है शिल्प उत्पादन देखने को मिलते हैं, जैसे कपड़ा है, धातु है, काष्ठ कला, मिट्टी और पत्थर की वस्तुएं, ये सब क्या है? शिल्प उत्पादन है। इसके बाद शिल्प उत्पादन और मंदिर व्यवस्था। तो इस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मंदिरों में शिल्पकारों की भारी आवश्यकता होती थी। मूर्तियां, सजावट, वस्त्र, धातु सामग्री आदि के लिए चोल मंदिरों में कई शिल्पकार स्थायी रूप से काम करते थे।
मंदिरों को भूमि और धन का दान दिया जाता था, जिससे वे इन शिल्पकारों को रोजगार देते थे। यानी कि क्या होते हैं, कुछ शिल्पकार जो है स्थायी रूप से मंदिर में काम करते, क्योंकि वहां पर जो है सजावट, मूर्तियां, वस्त्र, धातु आदि चीजों की जरूरत पड़ती रहती थी। और जो मंदिरों में दान दिया जाता था, उसी से है इन शिल्पकारों को रोजगार मिलता था, इन्हीं उन्हीं से आप इन लोगों को जो है पैसा दिया जाता। जो भी मंदिर में पैसा चढ़ता था, वही पैसा जो है इन शिल्प उत्पादन वाले लोगों को रोजगार के रूप में दिया जाता था। इसके बाद इस शिल्प और व्यापार का संबंध देख लेते हैं। तो शिल्प उत्पादों का व्यापार जो स्थानीय बाजारों के साथ साथ विदेशी जैसे श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में भी होता था। दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे मामल्लपुरम, पुहार, नागपट्टिनम आदि व्यापार के बड़े केंद्र थे। कपड़े, मूर्तियां, धातु वस्तुएं और मसाले विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करते थे। इसके बाद श्रेणियां और गिल्ड प्रणाली। तो शिल्पकारों के संगठन श्रेणियां या गिल्ड कहलाते थे। ये गिल्ड अपने शिल्प के नियम तय करते थे, गुणवत्ता बनाए रखते थे और शिल्पकारों के अधिकारों की रक्षा करते थे। ये श्रेणियां कभी कभी मंदिरों और राजाओं को दान भी देती थी और सामाजिक कामों में भाग लेती थी। तो यहाँ पर जो श्रेणियां और गिल्ड प्रणाली क्या है, शिल्पकारों के संगठन को श्रेणियां कहा जाता था या गिल्ड कहलाते थे। ये गिल्ड अपने शिल्प के नियम तय करते थे, गुणवत्ता बनाए रखते थे और शिल्पकारों के अधिकारों की रक्षा करते थे। ये श्रेणियां कभी कभी जो है मंदिरों और राजाओं को दान भी देती थी और सामाजिक कामों में भाग लेती थी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन केवल आजीविका का साधन नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस काल में शिल्प कला ने न केवल स्थानीय जरूरतें पूरी की, बल्कि भारतीय कला और व्यापार को वैश्विक पहचान दिलाई। राजाओं, मंदिरों और व्यापारियों के सहयोग से शिल्प उत्पादन ने अपने स्वर्ण युग का अनुभव किया था। तो यहाँ पर टोटल हमने जो है 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपकी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।